मोहन कलंत्री जी को मैं बुलाऊं, उसकी वजह आपकी तालियां, जोरदार तालियां से राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री जी को स्वागत करें। श्री मनमोहन कलंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष एग्रो एंड फूड डेलर एसोसिएशन, नई दिल्ली। वीडियो को बाद में कर लेना यार, मेन अपन उसमें लगे हुए मोबाइल में यार। मैं कब से बोल रहा हूँ कि उसमें से थोड़ा सा मेरे को चेंज कर दें, लगे हुए। सबका खाना सही हुआ? चलो बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे। आज के मध्य प्रदेश कृषि आदान विक्रेता संघ द्वारा आयोजित इस राज्य सम्मेलन में उपस्थित मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह राजपूत जी, हमारे सहयोगी और उत्तर प्रदेश से आए हुए उत्तर प्रदेश राज्य के अध्यक्ष अतुल त्रिपाठी जी, हम सबके चाहते और जो मतलब एक चलता बोलता कंप्यूटर जिसे हम कहेंगे, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जी रघुवंशी, मेरे साथ आए हुए महाराष्ट्र एग्रो फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन के डायरेक्टर श्रीमान राजेंद्र जी पाटिल और मध्य प्रदेश के 52 जिलों से आए हुए सभी सम्मानीय विक्रेता भाइयों, पत्रकार भाइयों और कंपनी के जो कोई प्रतिनिधि भाई यहाँ आए हैं, ये सब का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, समय बहुत हुआ है, अपने पास समय बहुत कम है, लेकिन आज हम जिस मध्य प्रदेश में आए हैं, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बहुत पुराना गहरा रिश्ता है अपना। जैसे ग्वालियर का सिंधिया घराना हो जो महाराष्ट्र से था, इंदौर के होलकर जी हो, धार के पवार जी हो, एक बहुत बड़ा एक अटैचमेंट महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का रहा है। इवन तो मध्य प्रदेश बनने के पहले ये जब मध्य भारत था, इसकी राजधानी तक नागपुर थी। मतलब ये जुड़ाव आपस में जो है ये बहुत बड़ा ये है। और मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाए तो मध्य प्रदेश इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। जैसे हीरे की खान बोलते अपन, पन्ना में अपन देखते, या उज्जैन का आप इतिहास निकालोगे, विक्रमादित्य राजा हो गए, जो मतलब ये बहुत महान भूमि यहाँ है। और ये सब महान भूमि में राजा भोज की भूमि हो, जो और बहुत से मतलब सम्राट अशोक, तो ऐसे सब लोगों की भूमि में आप जैसे जो विद्वान लोग हैं, ये सबसे मुलाकात करने का आज जो मुझे मौका मिला, इसके लिए मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। अभी हम लोग देख रहे हैं सब तरफ देश में, हम हर राज्य में घूमते हैं, कॉमन इशू प्रॉब्लम वही है। हर जगह थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, लेकिन मोटा मोटा तौर पर तमिलनाडु जाओ, आंध्रा जाओ, तेलंगाना जाओ, कर्नाटका जाओ, गुजरात जाओ, मध्य प्रदेश आओ, छत्तीसगढ़ जाओ, यूपी जाओ, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हर जगह का जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है और मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, हर जगह एक कॉमन प्रॉब्लम हमारे सामने है। हम तीनों कम्युनिटी की अलग अलग बात करेंगे, फिर ऑनलाइन पे बात करेंगे, ताकि अपने को सब चीजें आपको समझने के लिए उसका बाइफरकेशन करके हम लोग बात करेंगे। मित्रों, फर्टिलाइजर के बारे में मध्य प्रदेश के अभी जो कुछ वक्ताओं ने उनके भाषण में बहुत सी बातें कही। सबसे पहले उसमें बात करते हैं, यहाँ जो 70-30 वाला आपका फार्मूला है, देश में बहुत कम जगह पे ऐसी स्थिति है
आप महाराष्ट्र का उदाहरण लो, तेलंगाना लो, आंध्र थे, वो यहाँ नहीं अभी, शायद यहाँ बैठे वाले थे, उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया, यहाँ भी किया है। तो जो फर्टिलाइजर का जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन 70-30 किया है, ये योग्यता के अनुसार होना चाहिए। यहाँ तो जिसमें योग्यता है बिजनेस करने की, वो लोगों को पकड़ के रखा है और उनको बिजनेस के लिए आगे बढ़ावा नहीं मिल रहा है। मैंने अभी खाना खाते वक्त मेरे खाना खाने से पहले बात हुई यहाँ पत्रकार मित्रों से, और आपके जो कृषि मंत्री साहब है कमलेश जी पटेल साहब, उनके अच्छे मित्र यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अपने टाटा साहब जिन्होंने अपने भाषण में बताया। तो मेरा उनसे भी एक निवेदन है और आप सभी से है, आप वार्ता ये शुरू होनी चाहिए। वार्ता शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में होनी चाहिए सबसे पहला। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, मैंने मानसिक जी को बताया 20,000 कम से कम व्यापारी आपके मध्य प्रदेश में है। क्यों नहीं आप 1, 2 दिन 3 दिन का यहाँ पे धरना आंदोलन करते इस चीज के लिए? आपके हक की लड़ाई आपको मांगना है, आपको कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। आपका जो बिजनेस है क्या होने वाला, आप ये सब सुनेंगे अभी तालीबाजी दी, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपको अगर इसका सही में हल करना है तो आज यहां से संकल्प करके जाओ आप जिला अध्यक्ष कि हमें मान सिंह जी को बोलो कि हम धरने के लिए कितने लोग और कब लेके आए और कहां लेके आए। ये डिमांड आपसे आज होना चाहिए। क्या है उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। और इसी के इस कारण सेक्रेटरी फर्टिलाइजर को जून जुलाई में 2 बार हम लोग मिले और अपनी बात रखी, और ये बात माननीय मंत्री जी को बताया, पूरा इसका प्रेजेंटेशन उनके सामने रखा कि 1990 के बाद मार्जिन कैसा कम हो गया। अभी हमें क्यों समझ में आया, जैसे कोई एक कुआं है और उसमें पानी है तब तक नीचे का कुछ दिखता नहीं है, जैसे जैसे पानी खत्म होता है सब नीचे की मतलब चीजें दिखने लगती है। वैसा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इतना शॉर्टेज कभी नहीं आया था। जैसे कि डीएपी आज अगर देखेंगे आप तो डीएपी में 75,000 रुपए टन का भाव था इंटरनेशनल लेवल पे, और उसमें 50,000 रुपए टन की गवर्नमेंट सब्सिडी देती पर टन, 25 रुपए बैग की। तो ये सब काम करते वक्त कंपनियों का भी प्रॉफिट जो है वो मैच नहीं हो रहा। इसलिए कंपनी ने क्या किया, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से मार्जिन अपने को 480 रुपए दे दिया। जो कंपनियां स्टैंडर्ड मार्जिन पहले 480 के अलावा स्पेशल डिस्काउंट, ऑफ सीजनल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, ये सब क्यों देते थे, उनके पॉकेट में पैसे बचते थे। अब इस 2 साल में स्थिति क्या आ गई, उनके पॉकेट में कोई पैसा नहीं बच रहा। ऐसा भी एक दिन आया होगा कि 480 में उनको घर से देना पड़े होंगे। वो कोई अपने दुश्मन नहीं है, मैं रियलिटी क्यों बता रहा हूं। अपन क्या कहते हैं कि कंपनियां पैसे हमें नहीं दे रही, ऐसा नहीं है, ये पॉलिसी मैटर है। आपका मार्जिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करता है और हमें वो मार्जिन जो तय किया वाला है उसमें बदलाव करना पड़ेगा, तब जाके हमारा हक का मार्जिन हमें मिलेगा। तो अपन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर में 8% डीलर मार्जिन की मांग केंद्रीय फर्टिलाइजर मंत्री जी के सामने रखी है। यूरिया में जो 353 रुपए टन का मार्जिन है, ये 4-3 साल पहले 180 रुपए था, जो भी 20 साल से बड़ा नहीं था। मानसिंह जी ने अपने भाषण में बताया 550 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पे करने पड़े। यूरिया की पूरी खपत हमारे देश में 3 करोड़ 40 लाख मीट्रिक टन की है। तो ये पूरे फर्टिलाइजर को जो ऊपर का 180 रुपया है
वो 3,40,00,000 मेट्रिक टन मल्टीप्लाई 180 रुपया, ये एडिशनल सब्सिडी का प्रोविजन उनको करना पड़ा, तब जाके मार्जिन बढ़ा। अब हम लोग उनको क्या कह रहे हैं, 353 को 600 रुपया टन करो, ताकि उनको मैंने मंत्री जी को बताया आज जो 17-18 रुपए मिल रहे हैं उसमें अगर लोडिंग अनलोडिंग के 5-5 रुपए 10 रुपए अगर लेस करे तो सीधा 8 रुपए पे आता है। 8 रुपए में फिर होलसेलर रिटेलर आ गया। ये कैसा पॉसिबल है? उनको मैंने ये तक बताया कि हमारे बहुत से लोग मतलब ऐसा बोल रहे कि हमें बिजनेस छोड़ के दूसरे बिजनेस में क्यों न जाए। यहां तक बात हो रही है, ये बात मंत्री जी के सामने हमने रखी। उन्होंने बड़ी गंभीरता पूर्वक इस बात को सुना और यूरिया और कॉम्प्लेक्स मार्जिन के लिए आने वाले 30 तारीख के पहले और एक समीक्षा मीटिंग बैठक उनके साथ होने वाली है। वो बैठक में पूरे जोर शोर से अपने दोनों अपने मुद्दे उनके सामने रखेंगे। दूसरा मुद्दा, ये 4 मुद्दे हो गए, यूरिया मार्जिन, यूरिया मार्जिन, कॉम्प्लेक्स मार्जिन। दूसरे और 2 मुद्दे सामने रखे, यूरिया एफओआर, इसमें भी प्रॉब्लम है। हम जब आखिरी एंड तक जाते हैं तब हमें समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है ये नॉर्मेटिव फ्राइट के थ्रू जाता है। मालवा जी सही है ना? नॉर्मेटिव फ्राइट आपका सागर का कितना है? नॉर्मेटिव फ्राइट 150 रुपया। आप मालिया जी को जानते हैं, एवरेज कितना लगता है आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर निकाले ट्रांसपोर्ट तो 250-300 रुपए लगता होगा ना पूरा निकाले तो। मतलब जो एवरेज फ्राइट है जो गवर्नमेंट कंपनियों को दे रही है उसमें भी समीक्षा होना बहुत जरूरी है। वो जो फ्राइट जब बने थे उसका हर साल ऑडिट होना चाहिए और उसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टीम भेज के वहां का रियल एनालिसिस आप करो क्या है, क्योंकि पहले उसमें जो कुछ बढ़ोतरी है आज आप बता रहे कि मेरा कहना है कि 300 रुपए में कहीं माल नहीं जाता होगा डिस्ट्रिक्ट का। अगर आप विचार करें तो कम से कम 500 रुपया से 600 रुपया मैंने जहां तक मैंने हिसाब लिया है, एवरेज अगर कंपनी एक डिस्ट्रिक्ट में माल बेचती है तो 500 से 600 रुपया एवरेज उसका फ्राइट का जो ये है वो आता है। क्योंकि रेट पॉइंट से अगर 70-80 किलोमीटर भी जाए तो 600 रुपए टन के नीचे गाड़ी कहीं नहीं आती, क्योंकि डीजल अभी 100 रुपीज 90 रुपीज तक गया है। तो ये बात उनको भी समझा कि कही है कि नॉर्मेटिव फ्राइट जो है यूरिया में का इसको बड़ा यूरिया 100% एफओआर होना चाहिए। आज अगर हम यूरिया एक्स रे रेट उठाते हैं और हमें अगर 150 रुपया टन मिलता है 7 रुपया बोरी, और जहां अगर 30 रुपया बोरी हमें लॉरी वाले को देना पड़ती है तो ये 22 रुपए भी हमारे जेब से जा रहे हैं। ये बहुत कठिन काम अभी डीलर लोगों को हो रहा है। तो उन्होंने इसको भी गंभीरता से सुना और इसकी भी समीक्षा करने का उन्होंने हमें आश्वासित किया है। टैगिंग का उनको अपन 5 नंबर का पॉइंट ऑलरेडी दे चुके हैं। उन्होंने कहा आप नैनो यूरिया प्रमोट करो। हमने कहा ठीक है हम नैनो यूरिया प्रमोट करेंगे, लेकिन हमारा आपसे निवेदन है आप ऐसा कोई सर्कुलर दो, भाई 5 बोरी यूरिया दे रहे तो 1 बोतल दो, 10 बोरी दे रहे तो 1 बोतल, जो आपको पॉलिसी फिक्स करना देने के लिए उसके लिए आप हमें लिखित दो ताकि हम डिपार्टमेंट हमारे पीछे न पड़ जाए। आप यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि आपको उसको प्रमोट करना है, हम आपसे सहमत है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ सपोर्ट लगेगा गवर्नमेंट कागज का। तो आने वाले मीटिंग में नैनो यूरिया के टैगिंग के बारे में भी उनको अपन बताने वाले हैं। यदि वो खुल के बोल रहे हैं इसको प्रमोट करो तो क्यों ना हमें लिखित दे। हमें यदि लिखित दे तो हमारे पे जो ब्लेम है कि हम किसानों को जबरन दे रहे ये नहीं लगेगा। और उनका जो सपना है किसानों को नैनो यूरिया देके जो सॉइल एप्लीकेशन कम करना है तो वो भी पूरा होगा, लेकिन उसके लिए हमें सपोर्ट लगेगा लिखित स्वरूप में। आज अगर नैनो की बात करें आप तो मेरे पास जो फिगर है नैनो के
2,12,00,000 बॉटल लास्ट ईयर बिके पूरे इंडिया में। 2,12,00,000 बॉटल। ठीक है, इसमें प्लस माइनस 5-10% का वेरिएशन हो सकता है। इससे 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया कम लगा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। 340 लाख टन यूरिया का जो अपना कंजम्पशन है, उसमें 10 लाख टन, मतलब वो हो रहा है 3%। नहीं, वो जो पेपर्स उन्होंने दिया अपने को, 2 करोड़ बॉटल तो उन्होंने बेचे है ना, उनके पास आया है। अच्छा, कम कितना लगा, क्या लगा, उन्होंने जो स्टैटिस्टिक लगाया है, उनका कहना है कि 3% का असर हो रहा है। और जो खाद की सब्सिडी मिलती है, उसमें 50 से 60% तक मेरे नॉलेज से ये सिर्फ यूरिया पे सब्सिडी आती है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर की सब्सिडी कम है। ठीक है, अब ये 2 साल में कॉम्प्लेक्स की सब्सिडी बढ़ी है, क्योंकि ये रेट्स जो है ये बहुत ऊपर हाई चले गए थे। $1,200 पर मेट्रिक टन, यहाँ तक इंटरनेशनल जो बाजार गए थे, जो कि आज 850-60 रुपए टन तक नीचे आए हैं। तो ये जो मेजर सब्सिडी, उनका दावा है कि 10,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी गवर्नमेंट ने बचाया है। तो हमने कहा यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें आप कानून से संरक्षण दो माल बेचने के लिए, कागज बना के। तो उसके तहत आने वाले दिनों में उनसे हम उस विषय में बात करेंगे। उसके बाद जो कुछ पीओएस के जो कुछ इश्यूज है, उसके बारे में भी अपनी वार्ता चल रही है। पीओएस मशीन में मेरा सबसे और एक निवेदन है, आप ये बताइए, आप जितने यहाँ बैठे हैं, इसमें से मशीन के अलावा डेस्कटॉप वर्जन कौन यूज करता है? कितने लोग हैं? सिर्फ 7-8 लोग हैं। डेस्कटॉप वर्जन आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जो आप लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर पे यूज कर सकते हैं, मोबाइल के एप्लीकेशन भी है। तो आपसे निवेदन है, आप उसका भी प्रयास कीजिए। जो टेक्नोलॉजी, देखो पीओएस मशीन बंद नहीं होने वाला, लेकिन उसमें जो कमियां हैं वो जरूर दुरुस्त हो सकती है। जैसे मशीन में तकलीफ है, आप डेस्कटॉप यूज कियो, ट्राई करो। मेरे हिसाब से बहुत लोगों के पास अभी लैपटॉप है, बहुत से लोगों के पास है, लेकिन हम देखें जब तक चल रहा है, उसमें क्या है, मशीन पे जो कोई अंक होते हैं वो बहुत छोटे पैमाने पे होते हैं। उसको कभी कभी चार्जिंग प्रॉब्लम आता है, वाईफाई का प्रॉब्लम आता है, काफी दिक्कतें आती है। लेकिन हमें अगर बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। उसमें दुरुस्तियां होगी, बदलाव होंगे, रद्द नहीं होगा। तो आप लोग पीओएस में भी डेस्कटॉप का यूज चालू करो, ताकि आपकी जो समस्या है अपने आप बहुत सी पीओएस के बारे की खत्म हो जाएगी। ये भी मंत्री जी को कहा, तो उन्होंने भी कहा कि आप जो पीओएस वाला मैटर है उसको भी उन्होंने, पीओएस की जो हेड है मिस्टर पद्म सिंह पाटिल, वो हमारे महाराष्ट्र से है, हमारे जो पाटिल साहब है इनके रिलेटिव है, ऑल इंडिया की जो पीओएस के हेड है, तो उनके बहुत नजदीक के रिलेटिव है, और उनसे भी हमारी बात हुई है। और उसके लिए अपने एसोसिएशन की ओर से मनमोहन सावरगी फ्रॉम दरभंगा बिहार ये काम भी कर रहे हैं, उनका नाम भी वहां दिया है। तो उसमें आपको भी जो दिक्कतें हैं, आप आपके स्टेट एसोसिएशन को भेजिए। पहले आपको आपके डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को भेजना है और डिस्ट्रिक्ट स्टेट को भेजिए, ताकि काम का लोड किसी को ना आए और एक सिस्टम से काम हो। आपकी जो भी कुछ इसमें की बातें हैं, आप डीलर भाइयों से निवेदन है आप डिस्ट्रिक्ट में भेजो, और डिस्ट्रिक्ट वाले से निवेदन है आप स्टेट के भेजो, वो अपने आप हमारे पास आ जाएगा। विनोद जैन साहब ने अपने संबोधन में संगठन के बारे में बताया। उनकी उम्र अगर देखे और उनके बारे में जो आप लोगों के विचार, युवा साथी, सही में मतलब उनको अभी भी युवा कहना चाहिए। उन्होंने जो कुछ संगठन के बारे में कहा, संगठन यदि एक है तो हम काम कर सकते हैं। आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। 19 मई 2018 आप मेरे साथ जयपुर में थे। वहां एक कृषि के वरिष्ठ, अति वरिष्ठ
जो डिपार्टमेंट यहाँ से चलता है कैपिटल से, वहां के वरिष्ठ अधिकारी ने, कमिश्नर थे वो, एक कोबरा नाम रखा था, कोबरा टीम, और वो जाके डीलरों को डस रहे थे। वो क्या डस रहे थे आप सबको समझ गए। या तो मुझे तुझे डसने दे, नहीं तो मुझे पैसे दे, सीधी बात। 15 दिन राजस्थान परेशान हुआ, जैसे अभी 70-30 को आप परेशान है। वो लोगों की मेरे साथ बात हुई, उनको हमने कहा आप जयपुर में डेरा डालो। 18 में आप थे, हम लोग मई महीना 49 डिग्री टेम्परेचर, 6000 लोग जयपुर में थे। आदर्श लो राजस्थान का। अब मैं ऐसे वहां डीलर बोलेगा कि मेरे पास कोबरा टीम नहीं है, मुझे क्या करना है। हमारे मराठी में एक कहावत है, मतारी मरली तर दुख नहीं काल सौंकावे। बूढ़ा आदमी मरा तो दुख नहीं है, लेकिन काल हरदम के लिए खुश होगा, यहां मेरे को मिल रहा है कुछ न कुछ। तो ऐसी स्थिति अपनी बनी है। हम क्या सोचते हैं, मुझे क्या तकलीफ है, मैं क्यों जाऊं। ऐसा नहीं, मुझे की जगह हम लगाओ, मुझे की जगह हम लगाओ, आपका दायरा बढ़ जाएगा सोचने का। हमें क्या तकलीफ है, तकलीफ तो मुझे महाराष्ट्र में नहीं थी। मेरे घर पे बीएससी एग्री, एमएससी एग्री है, तो भी मैं इस आंदोलन में कूदा। मैंने तो खुश होना चाहिए था, सारा सब दुकानें बंद हो जाएगी, हमारी ही चलेगी। और इस आंदोलन में जो प्रमुख कार्यकर्ता है, बहुत से बीएससी एग्री है, ये आप नोट करो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या है, उन्होंने सोचा यदि ट्रेड हमारा बिखर जाएगा तो हम भी बिखरेंगे। ट्रेड किसके बलबूते पे है, रिटेल डीलरों के। और वो अगर बिखर जाएंगे, होलसेलर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मान सिंह जी ने एक बात बताई थी, हम हमारे अधिकारों की बात करते हैं, हम हमारे हक की बात करते हैं, लेकिन हमें हमारा जब कर्तव्य निभाना है तब हम गूंगे हो जाते हैं। ये वास्तवता है या नहीं, आप बताओ। क्या कर्तव्य हमारा तब देना है। आपको कोई बैग लेके घूमना नहीं है। आपके ऑफिस में, आपके बीवी बच्चे के साथ में आपका व्यापार चालू, आपके बिलिंग चालू, पैसे ले रहे, उसमें से 2-5 मिनट संगठन मांगता है कभी तो भी। दुर्भाग्य क्या होगा। इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। हम कौन है, हमारी प्राथमिकताएं क्या है, हमारे पे क्या संकट आ रहा है, हम उसको फेस करें। अगर ये नहीं सोचेंगे, ये 70-30 कब 90-10 हो जाएगा और 95-100 होगा, और दुर्भाग्य से पूरा 100% नहीं होना, ये आप मत भूलो। इसके लिए जागो, कानूनी अधिकार के लिए जागो। संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है, कानून के दायरे में आप जाके मांग करो। कृषि मंत्री जी से मिलो, टाइम दो उनको 15 दिन का, निवेदन दो। ये होने के बाद निवेदन सिर्फ संजय रघुवंशी और मानसिंह राजपूत नहीं देंगे, हर जिले का एक आदमी आना चाहिए या संभागीय अध्यक्ष आना चाहिए। एक लकड़ी और 50 लकड़ी, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकेगा, 50 लकड़ी नहीं टूटेगी। तो आपको यदि गवर्नमेंट के साथ भी टॉक्स करना है तो सहमति पूरे 52 जिले की लगेगी और उनका इन्वॉल्वमेंट लगेगा। यहाँ पे फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव सेक्टर करता है। आप कल बोलेंगे हम बंद भी रखते हैं, उनका खाद मिलना बंद होने वाला है क्या? नहीं।
आप सब समझदार लोग हो, आपको समझदारी से हमारा आंदोलन कानून के दायरे में करना चाहिए। और ये जैन साहब ने जो बोला संगठन मजबूती का, उसी विषय में इस बात को मैंने पूरा किया। सुरेंद्र पोखरमा जी ने पीओएस वाला बोला, वो पूरा हो गया। 70-30 वाला वो पूरा हो गया। विजय राणा जी, आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है मुझे, बहुत। टाड़ा जी देखिए, मैं परसों दिल्ली में गया, मैं इफ्को बाजार में डायरेक्टर हूँ, आप सबको बोलता हूँ। हमारे इफ्को के चेयरमैन है दिलीप भाई संघानिया। दिलीप भाई बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व है, 3 बार सांसद रहे, गुजरात के कृषि मंत्री रहे, इफ्को के चेयरमैन है, नाफेड के डायरेक्टर है, गुजरात स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन के चेयरमैन है, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव फेडरेशन के चेयरमैन है, वर्ल्ड कोऑपरेटिव फेडरेशन के मेंबर है, बहुत बड़ी हस्ती है। उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू पीएम को है। तो मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी साहब भी थे, मैं आपको स्पेशली बोल रहा हूँ। तो दिलीप भाई को हमारे सेक्रेटरी साहब बोले, साहब लोग बंद रखना चाहते हैं, लेकिन हम बोले पहले बातचीत कर लो। वो बोले लोगों का ही सही है, अपने हक के लिए चाहे सामने कोई रहो, आप जिस कुर्सी पे बैठे उसको आपको जस्टिफाई करना है। आप डीलरों के लिए यहाँ आए हो, आपको डीलरों को जस्टिफाई करना है। मैं इफ्को का चेयरमैन हूँ, लेकिन इफ्को का यदि लॉस हो रहा है तो मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा ये मेरे इफ्को का लॉस हो रहा है, ये हमारा उत्तरदायित्व है। वैसा अभी आप हमारे बहुत अच्छे मतलब बड़े एक्टिव मेंबर हो, तो आप यदि हमारे साथ सबके साथ आप इधर इतना अच्छा आपका कोऑर्डिनेशन है, तो आपका दायित्व है इस कड़ी को निभाने में आपका बहुत बड़ा रोल हम उम्मीद से देख रहे हैं आपके पास, और उसे आप पूरा निभाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। हीरे, और तुम्हारे मध्य प्रदेश बोला ना पन्ने में, ये इस मीटिंग में हीरा है ना आपके पास, कहां ढूंढ रहे हैं दूर दूर। कितने लोग यहाँ प्रतिभाशाली है जिनके रिलेशन है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, मैं क्यों बोलूं। ऐसा नहीं है, जब सही बात आती है तो बोलना चाहिए। और तुम इंडिविजुअल मत मांगो, समाज के लिए मांग रहे हो। हम डीलर भाई जो हमारा इतना बड़ा समाज है, उसके हक के लिए मांगना है। तो ये बात हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज इतने अच्छे रिलेशन वाले हम महाराष्ट्र में काम करते हैं। भाई साहब के जो हमारे पाटिल साहब है, इनके भाई साहब एमएलए है 2 टर्म से, उनके अंकल 3 टर्म थे, उनके घर में पूरी एमएलए शिप है। भगवान का आशीर्वाद रहा तो अभी 15 दिन में उनके भाई साहब मिनिस्टर भी बनने वाले। तो हमारे पास जो प्रतिभाशाली लोग हैं, वो लोगों का हमारे पास टीम है। और हम इंडिविजुअल कारण के लिए नहीं, लेकिन संगठन के लिए स्टेट लेवल पे वो लोगों को हम साथ में ले जाके हमारी बात अच्छी तरह से रखने का प्रयास करते हैं, और बहुत बार हमें उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो यहां पे भी उनके अलावा जो कुछ अच्छे और रिलेशन वाले लोग हैं, वो लोगों से मेरा निवेदन है, वो खुद सामने आकर मान सिंह जी से मिलिए, उनके हाथ और मजबूत कीजिए, ताकि अपनी जो समस्या की लिस्ट है ये नेक्स्ट मीटिंग में थोड़ी और कम हो जाएंगी और हम दूसरे विषयों पर डिस्कशन कर पाएंगे। राघव जी ने एक अच्छा सुझाव दिया, रीवांचल के बहुत ही प्रतिभाशाली विक्रेता है। मैं रीवा में गया था, बहुत अच्छा सम्मेलन मुझे याद है रीवा में हुए वाला। उन्होंने नेट रेट बिलिंग की बात कही, बहुत अच्छा आपका सुझाव है। और इस पे निश्चित तौर पे जब हमें बात रखने का उचित डायस पे बात रखने का मौका मिलेगा, मैंने वो नोट की है, हम जरूर आपकी इस बात का मतलब आगे कंपनी के पास रखने का 100% प्रयास करेंगे। हरदा जिले के भाई साहब आए थे, हरदा जिले वाले भाई साहब कहाँ बैठे? हाँ आप ही, हाँ आपका एक विषय था। आप आदमी तो बहुत बढ़िया है, सुनिए
मैं क्यों बोल रहा हूं? उन्होंने कहा ऑनलाइन के खिलाफ हरदा में जो कुछ संगठन को साथ नहीं देगा हम उसे बहिष्कृत करेंगे। क्या गलत कहा उन्होंने? आप ये बताइए कि आपके जिले में कौन क्या कर रहा? इसकी पॉलिसी मानसिक राजपूत आके करेगा क्या, या संजय रघुवंशी करेंगे? ये तो लोकल लोगों को मालूम है ना। पहले अपने से शुरुआत करो। बदलाव चाहते हो ना, अपने से शुरू करो। और आपने जो हरदा के लिए बदलाव शुरू किया, मैं ये हरदा मॉडल देश के हर मीटिंग में बताऊंगा आपका नाम। आपने को सिर्फ तालियां नहीं बजाने, हर एक को हरदा जिला बनना है। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ आएंगे, खाना खा लिए, मीटिंग हो गया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, राष्ट्रीय सचिव आए, उत्तर में सबको देख लिए, फोटो हो गया, सब हो गया। मीनिंग क्या? जीरो। ये नहीं चाहिए। जाने के बाद ऑनलाइन का सबसे बड़ा धोखा किसको है पता है? किसानों को। समझिए आप, हमारा जो अन्नदाता है, जिसके बलबूते पे आज पूरा वर्ल्ड खाना खा रहा है। अंबानी जी के पास पैसे होंगे, पैसे को पीस के नहीं खाएंगे वो, उनको गेहूं लगेगा। और वो गेहूं कौन देगा? अन्नदाता। मतलब सबसे श्रेष्ठ कौन है? अन्नदाता। पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। अनाज का वैल्यू भूख लगने के बाद। आपकी जेब में 100 रुपए है और खाने के लिए कुछ नहीं, नोट तो नहीं खा सकते। तो उस अन्नदाता का सब में होने वाला है। मुझे ये बताइए, संजय भाई ने अपने भाषण में बताया, हर साल एक कंपनी की एक बोतल लाके रखते हो। मैं कोई नाम यहां ले नहीं सकता हूं, मैं पद पे बैठे वाला आदमी हूं, लेकिन आप सबको मालूम है। और एक बोतल जो उनके घर पे गई, एज ए फार्मर आपका दिल क्या कहा? बहुत बुरा लगा। वो कितनी बोतल गए होंगे ऑनलाइन के माध्यम से, आप बताओ। कोई हिसाब है उसका? जहां 27 रुपए एमआरपी का बोतल 2000 रुपए में जाना चाहिए, वो 1000 रुपए में जा रहा है। मतलब क्या है? कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये हमें दिख रहा है आंखों से। फिर हम लोग कैसा समर्थन करेंगे ऑनलाइन का? बताओ, आप ही बताओ। क्या गारंटी हो माल की? जो किसान भाई यहाँ पे अभी ऐसे बुजुर्ग होंगे जो 40, 50 साल से किसानों के साथ लेना देना चालू होगा। आप बताइए 50 साल का आपका कैसा होगा? और आज अगर आपके सामने चीजें हो रही तो ठीक है क्या? नए पीढ़ी को भी मेरा कहना है, सूरज निकलता है शाम में, समझ गए? हर चीज आती है, वो समय के अनुसार अगर सही नहीं चला उसका अस्त होना है। तो लेकिन हमारी जवाबदारी क्या है? हमारी जवाबदारी ये है, हम ऑनलाइन B2B भी परचेस करें, हम उसको प्रिंसिपल सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांगते? फिर अपन क्या करते? संजय भाई मुझे वो डीओ साहब ने बहुत परेशान किया, मेरे पास प्रिंसिपल नहीं है। आपने संजय भाई को पूछा था क्या मैं ऑनलाइन लीव बोल के? वो बात अपन छुपा देते, गुस्साएंगे आप लोगों को। ये आपकी बात नहीं है, देश के डीलरों की बात है। आप क्यों नहीं पूछते मुझे वो फॉर्म चाहिए, पीसी चाहिए? मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए पीसी? आप कानून का तो पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? फिर वो दे पा रहे क्या? नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? आपने बहुत से कंपनियों के लेटर पढ़े होंगे, हमारा कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देना नहीं है, आपको हमने विशिष्ट एरिया के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बोल के अपॉइंट किया है, आप वही काम करो। ये लेटर जब कंपनी हम लोगों को दे रही है, फिर हम क्यों, किस खुशी के मारे उनको B2B में सप्लाई कर रहे हैं? सप्लाई करने वाले भी गलत है और लेने वाले भी गलत है। दोनों को आज की इस
डायस के माध्यम से मेरा निवेदन है, आप आपस में काम करो। जब कोरोना आया, कोई ऑनलाइन वाला आपको बचाने के लिए नहीं आया। कोई आपके पास फेस्टिवल कभी होता है, कोई आता नहीं है। वो कमर्शियल लोग हैं, पैसा ले लिया, बाय बाय। मैं कोई गलत आपको समझ नहीं दे रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं कि कानून के दायरे में आप उनको पीसी मांगो, पीसी मांग के काम करो। रहा सवाल B2C, क्या गारंटी है? अगर उनको माल बेचना है तो उनको भी हर गांव में अपने जैसा शॉप लगाओ, वहां एक ट्रेनिंग आदमी बिठाओ। किसानों को यदि प्रॉब्लम आता है, जिसको ऑनलाइन बेचना है, तो उसको वो गांव में उसको फैसिलिटी दो, किसानों को गाइडलाइन करो। हमारे बहुत से भाई यहाँ पे ऐसे हैं जो किसानों के खेत पे जाते हैं, उसका क्रॉप देखते हैं, उसको क्या प्रॉब्लम है, दवा अगर समझ में नहीं आई, कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम लोग उनको फोन करते हैं, फोन करके पूछते हैं कि इसको क्या दवा देना चाहिए, क्या नहीं। यह एक्सटेंशन का काम ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फिर किसान भाई कैसा समझेगा इसका डोज कितना डालना है, ये कब इसको कौन से क्रॉप पे छिड़काव करने का है। वीडीसाइड में आपको मालूम है, एक वीडीसाइड कितने क्रॉप, अलग अलग क्रॉप के अलग अलग वीडीसाइड होते या नहीं होते? अलग अलग क्रॉप के होते। फिर ये जानकारी हम तो बोलते हैं भाई तेरा गेहूं है क्या, गेहूं का ये लेके जा, तेरा कॉटन है क्या, कॉटन के लिए कोई अभी आया नहीं है, बता देना अपन ऐसा, या उसका जो भी कुछ अलग अलग है। ये जानकारी उनको ऑनलाइन के थ्रू मिलती नहीं है और इसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए हम लोग ऑनलाइन को विरोध कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश के पूरे डीलर लोग इसको पूरे जोश से इस अभियान को आगे बढ़ाने का पूरा सहयोग हम लोगों को करेंगे। ऑल इंडिया अपना संगठन बना, उसकी एक 2-3 मिनट की फिल्म है, वो कैसा बना वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। एक 2 मिनट वो क्लिप लगा दो। नहीं वो नहीं, ये कैसा बना संगठन, वो कहाँ लगा है? सेकंड आपको दिए वाला या पीपीटी एक बार देख लीजिए। क्या प्रयासों से अपना ये घर बन रहा है, अभी पूरा नहीं बना। एसोसिएशन हमारा घर है, लेकिन उसके लिए अपन क्या क्या करें। एक मिनट, मित्रों, फरवरी 2016 में 9 फरवरी को अपन पूरे देश में अपना कोई संगठन नहीं था और हमने सिर्फ व्हाट्सएप पे बताया था आपने को बंद करना है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में अपने को लोगों का समर्थन मिला। ये हरियाणा की तस्वीर है। नेक्स्ट, अलग अलग जगह पे आए। हेलो, प्रोजेक्टर बोलो। एक 2 मिनट सबके लिए। ये हिस्ट्री क्यों बता रहे हैं? आप यदि हिस्ट्री देखेंगे तो आपके समझ में आएगा ये आप सब लोगों के सहयोग से ये कैसा बना। ने कर दिया शायद। हाँ,
एक 10 मिनट आपका सब लेने वाला हूं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पे ये सब डीलर भाई आपने, ये सब डीलर भाई है, पूरे जोर शोर से इन्होंने बंद किया था। नेक्स्ट, अलग अलग ये बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव थे, उनको मिलकर हम लोगों ने निवेदन दिया था अपने इस कोर्स के बारे में। नेक्स्ट, ये अलग अलग सांसद है, ये है, उनको निवेदन दिया था। नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर अपना तय हुआ दिल्ली जाने के लिए। यहाँ जो बीच में जो चश्मे वाले हैं, इनकी प्रेरणा से प्रकाश अन्ना कौड़े, ये महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, इनकी प्रेरणा से यह संगठन बना है। आज हमारे बीच नहीं है वो, 2018 में उनका दुखद निधन हुआ, लेकिन हमारे संगठन में बनाने में अगर किसका सबसे बड़ा योगदान था तो हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष प्रकाश अन्ना कौड़े, मैं साथ में हूं, मेरे साथी महाराष्ट्र आए वाले। नेक्स्ट, ये गुजरात की टीम आई थी एसोसिएशन बनाने के लिए दिल्ली, उसमें प्रवीण भाई पटेल, अरविंद पटेल, काफी रयानी भाई, सुनील भाई, किरीट भाई, बहुत से लोग हैं। नेक्स्ट, हम लोग कंफर्ट जोन बोल के वहां होटल लिए, कुछ पता नहीं, कोई किसी को पहचानता नहीं था, अलग अलग स्टेट के लोग आए, सबको ये कार्ड डाल दिया, एक जन को बोल के यहाँ आ जाओ बोल के। मैं किसी को जानता नहीं था, वो मुझे जानते नहीं थे, कोई किसी को नहीं जानता था। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग सब मिले। नेक्स्ट, वहां पे हमने पहले नाम क्या रखना है, अभी जैसे अपना ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन ये नाम है, लेकिन तब हमने एक टेंटेटिवली ऑल इंडिया सीड्स पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर डीलर एसोसिएशन ऐसा एक नाम रखा था। अपने पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था ना, एक टेंटेटिव नाम रखा था। नेक्स्ट, और उस मीटिंग में हमारे महाराष्ट्र टीम ने और देश के पूरे आए हुए 16 राज्यों के लोगों ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल के चुना था 22 फरवरी 2016। नेक्स्ट, उसी दिन हम, तब ये केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री थे मोहन भाई कुंदाड़िया, गुजरात से है, पहला उनसे हमारा मीटिंग हुआ 23 फरवरी को, और उनको मिलकर समस्याएं सामने रखी। नेक्स्ट, राधा मोहन सिंह साहब तब कृषि मंत्री थे, उनके पास हमारा मीटिंग हुआ, वहां पे भी हम जाके उनको मिलके हमारी बातें उनके सामने रखी। नेक्स्ट, राधा मोहन सिंह साहब। नेक्स्ट, हमें उस समय महाराष्ट्र औरंगाबाद के सांसद चंद्रकांत जी खैरे ने बहुत सपोर्ट किया, उनके घर पे हम लोग रुके थे, तब हमें कोई मालूम नहीं था, तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री हंसराज सिंह, ये महाराष्ट्र है, इनके बारे में मैं आपको ये प्रेजेंटेशन के बाद बताऊंगा। इनकी भी बहुत बड़ी प्रेरणा रही ऑल इंडिया संघ बनने में, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे और फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, केंद्र में राज्य मंत्री थे। नेक्स्ट, ये जब हम लोग मुझे चुना गया तो महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पे स्वागत हुआ। नेक्स्ट, हमने 14 मार्च 2016 इसी दिन देश का भ्रमण शुरू किया। मतलब देखो 22 फरवरी को एसोसिएशन बना, फरवरी महीना 28 का होता है, मतलब आप लोग 3 दिन भी काउंट नहीं करना बोल के बोल रहा हूं, वो 6 दिन और ये 14, 20 दिन में हमने टीम बना के, जिसमें इच्छा शक्ति है वो दुनिया जीत सकता है, और जिसके पास इच्छा शक्ति नहीं है उसके पास तुम 2 करोड़ रुपए भी दो, 1 साल के बाद वो कुछ नहीं रखेगा, इच्छा शक्ति नहीं तो। इच्छा शक्ति सबसे बड़ी बात है, और ये मेरी इच्छा शक्ति नहीं थी, मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोगों की इच्छा शक्ति थी। और हम लोग अहमदाबाद गुजरात 14 मार्च को गए। मुझे याद है 13 मार्च को अन्ना, मैं आपके पास जलगांव आया था, वहां से ट्रेन में बैठा, रात भर हमने जर्नी की, 14 मार्च को सवेरे हम अहमदाबाद उतरे, फ्रेश हुए, मीटिंग किया, और फिर दिन भर का काम, रात भर की जर्नी। 14 को हमने काम करके 14 को रात में फिर हम आगे निकले। नेक्स्ट, ये गुजरात का है। नेक्स्ट, गुजरात की मीटिंग पहली। नेक्स्ट, ये गुजरात में
उस समय कितने लोग थे, आज उनके पास मेंबर कितने हैं जिन्होंने पूरा 4,500 रुपए एक ने दिया है, 12,500। ये पौधा कब लगा? 14 मार्च 2016 को। और रजिस्टर्ड डीलर कितने हैं? ये इतने लोगों पे आज 12,500 लोग गुजरात में हुए। नेक्स्ट 15 तारीख को 14 को दिन भर काम किया, फिर वहां से हम ट्रेन में बैठे, रात भर हम सब लोग राजस्थान, वहां कोई संगठन नहीं था, मतलब स्कैटर्ड था, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के ये वो डिस्ट्रिक्ट के संगठन बहुत जगह थे, लेकिन प्रदेश का नहीं था। 15 तारीख को हम राजस्थान जाके वहां के लोगों के साथ हमने बातचीत की, उनके प्रॉब्लम सुने। नेक्स्ट ये वहां उस दिन उपस्थित सब लोग। और इसके बाद ये जो 15 मार्च 2016 के है और 2018 में ये 6,000 लोग जयपुर में जमे, मतलब इनकी इच्छा शक्ति की बात करें जितनी कम है, इतना बड़ा संघर्ष ये लोगों ने 2 साल में किया। 6,000 लोग जयपुर में ट्रैवल्स भर भर के आ रहे थे। नेक्स्ट 16 मार्च को पंजाब से हम फिर ट्रेन में बैठे, हरियाणा में गए, वहां पे भी ऐसा ही माहौल। वहां जिंद बोल के एक गांव है, वहां पे हमने एसोसिएशन का सब लोगों के सामने रखा। बहुत कम लोग थे, लेकिन आज वहां का संगठन भी बहुत ताकतवर बना है। नेक्स्ट सरदार हरमेश सिंह है और बाकी सब हमारे प्रकाश जी कौड़े है, हम लोग वो मीटिंग में जाते हो। नेक्स्ट हरियाणा का ये। नेक्स्ट 16 मार्च को फिर हमारा आगे पड़ा बठिंडा पंजाब, वहां से हम लोग पंजाब गए। नेक्स्ट ये पंजाब के प्रेसिडेंट है राज रसेवट, पीछे मेरे साथी है सुरेंद्र बरीवाल, बंटी गोयल और सभी। नेक्स्ट उसके बाद अपन डीलरों का रजिस्ट्रेशन शुरू किए थे। संजय जी ने काफी अच्छा काम किया था उस टाइम। नेक्स्ट अपन डिपार्टमेंट को पत्र लिखे थे सबने, उज्जैन से बहुत सारे पत्र गए थे। इसमें ये फोटो मेरे हिसाब से उज्जैन की है, ये उज्जैन का फोटो है, ये उज्जैन से बहुत लेटर गए थे। नेक्स्ट मीडिया में आने लगा। नेक्स्ट फिर हमने 9 अप्रैल को छत्तीसगढ़ रायपुर में जाके मिले। नेक्स्ट ये रायपुर की टीम। नेक्स्ट वहां से हम उड़ीसा गए 10 अप्रैल को। नेक्स्ट ये उड़ीसा के डीलर भाई है शोभनाथ जी अग्रवाल। नेक्स्ट वहां पे हमने प्रबोधन सबने किया। नेक्स्ट ये उड़ीसा टीम। नेक्स्ट वहां से हम सीधा याद करो 11 अप्रैल 2016 को भोपाल आए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। 2016 11 अप्रैल, उसके बाद मैं आ जाया हूं भोपाल में, प्रदेश में घुमा हूं। ये 2016 में आप सब लोग। नेक्स्ट ये सब लोग बैठे वाले, उज्जैन की टीम, संजय भाई। नेक्स्ट वहां से हम लोग उत्तर प्रदेश लखनऊ, तब हम कुशवाहा जी से मिले थे। प्रयास जारी था। नेक्स्ट यूपी के डीलर लोग हैं, ये चोला जी है। नेक्स्ट यूपी में भी हमारे डिस्कशन हुए। नेक्स्ट यूपी के मीटिंग के लिए ये लोग थे इतने। नेक्स्ट वहां से हम 13 अप्रैल को अमित शाह साहब से मिले और अपना निवेदन दिया। नेक्स्ट फिर अपने एसोसिएशन के कुछ प्याऊ पानी का। नेक्स्ट ये मेरे पंजाब में अपना काम चलता रहा। सरदार सुरेंद्र सिंह वहां काम कर रहे हैं, वो जो ये तब के चीफ मिनिस्टर है ये बादल साहब, और ये अपना सुरेंद्र ये सेक्रेटरी है। हर जगह अपने
अपने अपने हिसाब से काम कर रहा था अपने अपने स्टेट में। नेक्स्ट, ये वहां के डिप्टी सीएम थे और ये पीली पगड़ी वाले अपने राष्ट्रीय सचिव है सरदार सुरेंद्र सिंह। नेक्स्ट, काफी अच्छा काम है पंजाब में सुरेंद्र का। नेक्स्ट, ये जयपुर का हमारा 19 मई 2016 का आंदोलन। अभी आपको पब्लिक दिखेगी स्टेज पे, मेरे साथ मानसिंह राजपूत है, पंजाब से है, गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, काफी लोग हैं। नेक्स्ट, ये देखिए जन सैलाब राजस्थान का, बहुत बड़ा मंडप था, पूरे लोग बैठे वाले थे। नेक्स्ट, ये हम लोग स्टेज पे थे, पंखे चल रहे थे, 49 डिग्री टेम्परेचर था, पानी के फव्वारे मार रहे थे और उसमें हम खाना वही ऑन द स्पॉट जगह पे पैकेट आए थे। 3 घंटे 4 घंटे हम एक ही जगह बैठे वाले थे, खाना वही, पानी आ रहा था, पानी पीते जा रहे थे, कहाँ गया समझ में नहीं आ रहा था, इतना टेम्परेचर था। नेक्स्ट देखिए, ये जयपुर की पब्लिक, ये पिक्चर नेक्स्ट ईयर मध्य प्रदेश का चाहिए, इसलिए आपको दिखा रहा हूं मैं। क्यों शौकत भाई, अलीराजपुर से जाएंगे कि नहीं? हाँ। नेक्स्ट, उसी दिन सीएम वसुंधरा राजे ने डेलीगेशन को बुलाया और उसी रात वो अधिकारी महोदय सस्पेंड हुए। नेक्स्ट, डिस्कशन दिन भर चल रहा था, वहां के मिनिस्टर थे वो, फिर सीएम के पास गए। नेक्स्ट, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जी से मिले थे हम। नेक्स्ट, संजय बलिया पश्चिम यूपी से बिलोंग करते, तब वो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री थे, उनसे मिलकर भी ज्ञापन दिया था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, रूपाला साहब तब मिनिस्टर बने थे, अपने अधिवेशन में भी आए थे, कृषि राज्य मंत्री बने थे, उनसे भी मिले। मतलब जो भी बन रहा है उसको, हमें तो कोई पहचानता नहीं था, लेकिन अपनी पहचान बनाने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ता है, उसी कड़ी में हम उनके पास गए। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के सीएम को मिले थे तब, फडणवीस साहब को। नेक्स्ट, ये आपका उज्जैन वाला 17 जुलाई 2016 का पहला संभागीय सम्मेलन, वो भी मध्य प्रदेश में हुआ, संजय भाई के गांव में। नेक्स्ट, 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 काफी अच्छी भीड़ थी। नेक्स्ट, 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 रिवांचल है, राघव जी है, दादा है सरस्वती वाले, ये आपकी यहाँ की तस्वीर, यहाँ हम सब तरफ दिखाते हैं आपकी तस्वीर, बहुत अच्छा प्रोग्राम था रिवांचल में। नेक्स्ट, ये काफी अच्छे लोग भी आए थे। नेक्स्ट, तमिलनाडु, देश का लास्ट लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो लोगों को सिर्फ तमिल आती है और 2-3% को अंग्रेजी आती है, और आपने यहाँ सबको हिंदी आती है और 2-3% को अंग्रेजी आती है, फिर ये 2-3% और 2-3%, ऐसे हमारा कम्युनिकेशन चला। सबसे तगड़ा एसोसिएशन है, हर डिस्ट्रिक्ट पे उनके ऑफिस है, खुद के ऑफिस है, खुद के तमिलनाडु में। नेक्स्ट, नेक्स्ट, धारवाड़ कर्नाटक। नेक्स्ट, नेक्स्ट, लातूर महाराष्ट्र। नेक्स्ट, नेक्स्ट, विजापुर कर्नाटका। नेक्स्ट, तो ये सब बताने का एक ही हमारा, ये सब बताने का मतलब क्या है कि इस संगठन को बनाने में बहुत से लोगों का योगदान रहा। हर राज्य में हम जहां जा रहे थे वहां लोग जुड़ रहे थे, सुन रहे थे। मैं रतलाम में भी आया था 2018 में, पूरे
निमाड़ क्षेत्र के पूरे लोग मिले थे। खरगोन का अलग, हाँ सर, वो निमाड़ खरगोन वाला, ये मालवा में आया था मैं। तो ये सब चीजें हैं, बोलने के लिए एक दिन नहीं अपने को पूरेगा। लेकिन शिरडी का अभी आपको दिखाई देना, सुबह दिखाया शिरडी का, लास्ट में और दिखा देंगे, नहीं आखिरी में वो 4 मिनट का है, जो भाइयों ने नहीं देखा उनको दिखा देंगे। मित्रों, आप लोगों को जो कानूनी जानकारी, आपके पास संजय रघुवंशी जैसा हीरा है जो कानूनी जानकारी आपको देते रहते हैं। आपको संगठित होना है। फिर से मैं वो बात पे आ रहा हूं, हमने 22 GR अभी तक बदले हैं। किसने? हमने मतलब आप भी उसमें आ गए। मैंने नहीं, हमने। आपको मैं की जगह हम लगाना है। हमारे एसोसिएशन ने 22 GR बदले। पेस्टिसाइड का जो लाइसेंस था उसको डिग्री कंपल्सन थी। फिर हम लोगों को बोला, हाँ GR, गजट नोटिफिकेशन, मैं शॉर्टकट में GR बोला, गजट नोटिफिकेशन। पहले 3 साल का बोले, फिर 1 साल का बोले और बदल दिया, फिर 12 हफ्ते का बोले, उसमें और बदलाव आया, उसको ऑनलाइन कराया। मतलब ये जो चीजें हैं, ये कितने बार, और ये चीज बदलने में कोई ऐसा जाके लाइट का बल्ब नहीं बदलना, हमें बहुत तकलीफ होती है, इजी नहीं है। जैसे संजय भाई ने बताया 3 दिन लगे मांडविया साहब की मीटिंग को, 3 दिन दिल्ली में थे अभी हम। लेकिन हम जब वहां बैठते हैं, आप सब लोगों का चेहरा हमें दिखता है और वो स्फूर्ति हम लेके वहां काम करते हैं। फर्टिलाइजर का और सीड का लाइसेंस सबको मालूम होगा, 3 से 5 साल हो गया। कितनी मुश्किल से आपको लाइसेंस हासिल करना पड़ता था। पहला साल पेपर देने में जाता था, दूसरा साल साहब को मनाने में जाता था, और तीसरे साल जब लाइसेंस की आखिरी डेट है उसकी 1 महीने पहले साहब ला के देता था, इसका चलन भर भैया, फिर से रिन्यूअल को आया। ये वास्तवता थी या नहीं थी? ये तो सिर्फ चक्कर मारना था और जेब कटे अलग थी। वास्तवता यह बोझ ऑल इंडिया संघ के अपन माध्यम से सीड और फर्टिलाइजर का आपके सर पे का बोझ 3 साल से 5 साल तक कम करा दिया। पेस्टिसाइड में जिनके पास अभी डिग्री है और जिन्हों के फुल्ली सब लोडेड है, मतलब पीसी, वो लोगों के लिए तो लाइफ टाइम है। मेरा खुद का लाइसेंस लाइफ टाइम का ठप्पा मार के आया, बोले तो व्हाट्सएप भेज देता हूं। आपको जब अमेंडमेंट करना है, समझ लो, तो भी आपको पेस्टिसाइड लाइसेंस के लिए डिपार्टमेंट के पास जाना है, जगह बदलनी, पीसीआर करनी और कुछ जो कुछ अमेंडमेंट करना है। तब तक आपको जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आप फर्टिलाइजर से 5 साल मुक्त हो गए, सीड से 5 साल मुक्त हो गए, और पेस्टिसाइड से जब तक आप आजीवन आपके लाइफ में आपका नाम उस लाइसेंस पे आपके आखिरी दिनों तक रहेगा। इतना बड़ा कार्य केवल और केवल डीलरों के सपोर्ट की वजह से केंद्र सरकार को करना पड़ा, और इसका श्रेय मैं देश के 9 लाख लाइसेंस होल्डर को दूंगा, जो भी जितने गजट नोटिफिकेशन बदल के आए हैं, इसमें सबका योगदान बराबरी का रहा। हम तो सिर्फ माध्यम थे वहां जाने के, लेकिन खरे हकदार, सही हकदार आप सब देश के डीलरवासी उसमें। संजय भाई ने बताया आपको फर्स्ट पार्टी वाला, और ये तक मालूम नहीं कि सैंपल फेल जाने के बाद उसका रीएनालिसिस होता है। ये जागरूकता संगठन के माध्यम से हुई। बेचारा भोला डीलर भाई होता है, डर जाता है, वो सैंपल फेल होता है, वो डर जाता, जैसे कोई उसके हाथ से मर्डर हुआ है।
हालांकि उसका कोई दोष नहीं उसमें। मैं सैंपल फेल का इश्यू इसलिए निकाला, केंद्र सरकार से हमारी वार्ता चल रही है, जिस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रीन सिग्नल देता है, लाइसेंस ही देता है, वही प्रोडक्ट को जो भी स्टेट गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल देता है, लाइसेंस ही देता है, वही प्रोडक्ट जो डीलर भाई डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से लाइसेंस प्राप्त करता है, ये मेंशन किया मैं जो बात कर रहा हूं, और पैकिंग का अगर बेचता है तो हमारा दोष क्या? हमें गवाह बनाओ, हमें गवाह बनाओ। और मित्रों, आने वाले दिनों में हम इस चीज के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। हो सकता है आपको बहुत अच्छी खबर आने वाले दिनों में हम सुनाने का हमें मौका मिलेगा। और ये तीनों कम्युनिटी के लिए कहा है, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। पैकिंग का जब ला रहे, पैकिंग दे रहे, बीच में ऑनलाइन मीटिंग हुआ था, उसमें आप कोई थे मुझे पता नहीं, मैन्युफैक्चरर ने कहा अगर सैंपल फोल होता है जर्मिनेशन में, डीलर को साथ में रखो। मैंने जोर जोर से कहा हमें क्यों रखो, आप पैक करके दे रहे। उन्होंने कहा स्टोरेज खराब हो सकता है। मैंने चैलेंज किया, 50 साल में जो सैंपल फेल हुए उसमें से स्टोरेज खराब से कितने हुए, ये हमें आप बताओ। हम पैसा देके माल ला रहे, अरे हम खुद अच्छी जगह पे नहीं बैठेंगे, लेकिन हमारा जो लाने वाला माल है किसानों को देने का, अच्छे फर्श पे साफ करके, अच्छे आरसीसी में जो जिसका स्टोरेज होगा उसमें रखेंगे, क्योंकि हमने पैसा दिया है माल लाने के लिए। और हमें उसे गलत जगह पे क्यों स्टोर करेंगे? ये बात बहुत जोर तोर से हम ऑनलाइन मीटिंग में रखी, सेक्रेटरी महोदय ने ये पॉइंट वैलिड करके अपने से नोट करके लिया। और मित्रों, आज जो हमारे पे इस मतलब ये जो कुछ प्रॉब्लम कंपनी हमें साथ में लेने का प्रयास कर रही थी, कहीं ना कहीं उसे ब्रेक लगा है। और ये अपने संगठन का जो प्रयास चल रहा है उसके अधीन ये सब चीजें हो रही है। बोलने के लिए बहुत है, अभी 5 बजे है, किसी की गाड़ी, किसी को जाना होगा, किसी के ट्रेन होंगे, लेकिन आपसे मैं फिर निवेदन करूंगा सबसे कि इतने अच्छे लोग आज यहाँ पे पधारे और मीटिंग का साथ कुछ अच्छा लेके आप मान सिंह जी को, संजय जी को, विनोद जैन साहब को, ये सब टीम को आप बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करेंगे, यह उम्मीद मैं आपसे लेता हूं। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा इतने सारे गले में माला पहनाकर आपने स्वागत किया, वो जो बोझ आज आपने मेरे गले में डाला है, वो बोझ उतारे बगैर फिर उतारने के लिए कुछ अच्छी खबर लेके मैं मध्य प्रदेश में जरूर आऊंगा, ये आपसे वादा करता हूं। और फिर से एक बार मैं आपको सबको नमन करके मेरा जो भाषण है यहाँ पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।